5 बजे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जी फिर जीएसटी का क्रेडिट लेंगे कि मैंने कितना बड़ा रिलीफ दिया। तो प्रधानमंत्री जी को ये पूछना पड़ेगा कि ये जो दर्द दिया किसने दिया, जो दवा देने की बात कर रहे हो। दर्द भी आप दो, जख्म भी आप दो, मलम भी आप लगाओ, और मलम लगाने की फिर कहो कि मैंने देखो डॉक्टर की फीस नहीं ली आपसे, फ्री में इलाज कराया है आपका। लेकिन पहले तकलीफ कितनी थी गुरुजी। और ये सब इसलिए हो रहा है कि अब आपका इलाज करने के लिए लोग तैयार हो गए, तो फिर आप जीएसटी। मुझे याद है जब जीएसटी का काउंसिल, मैंने इससे पहले भी जीएसटी के बारे में जब बात की थी, तो मैंने कहा था कि 5 स्लैब में जब जीएसटी आया था तो पूरे देश में कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे ये लोग। तो एक कॉन्क्लेव में मैं भी बैठा हुआ था और पीयूष गोयल भी बैठा हुआ था। जब बहुत सारे सवाल पूछे तो पीयूष गोयल के पास जवाब नहीं था, चार्टर्ड अकाउंटेंट है पीयूष। पीयूष गोयल ने कहा कि भाई आपको क्या लगता है, आप ही को समझ में आता है अर्थशास्त्र? हमारे पास देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का निचोड़ निकला है। अरे मैंने बोला जीएसटी वन नेशन वन टैक्स होता है भैया, 5 स्लैब में टैक्स कहाँ से होगा? हमारा देश बहुत बड़ा है तो 2 स्लैब में करो, 5 स्लैब में हो ही नहीं सकता। वो बोला आप समझते नहीं हो। तब उन्होंने कहा था कि मर्सिडीज और चप्पल पे, यानी बाथरूम स्लीपर पे एक हो सकता है क्या टैक्स? और सुनने के मूड में तो कभी रहते नहीं ये लोग। तब भी हमने कहा था कि पूरे देश में कितनी रुपए की स्लीपर बिकती है ये आप आकलन कर लीजिए, और कितनी मर्सिडीज बिकती है। देश में जितनी मर्सिडीज बिकती है उससे 10 गुना ज्यादा स्लीपर बिकती है। कीमत में बता रहा हूं मैं, कीमत टर्नओवर कीमत टर्नओवर। बिल्कुल। तो आप ये बात तो देख लीजिए। तो वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे, तो बोला नहीं आप नहीं जानते, हमारे पास बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। आखिर में क्या हुआ, जीएसटी लागू होने के 8-10 साल बाद ये 2 स्लैब पे आ गए। ये थूक के चाटने वाली बात क्यों हुई है? क्यों हुई है? मैं बहुत कड़ा शब्द यूज कर रहा हूं, थूक के चाटना। मैं मेरे ये नेचर में नहीं है आज। इसलिए कि 8 साल तक आपने इस देश की जनता को रगड़ा है, हाँ। उनका खून शोषित किया है, उनके पसीने खून पसीने की कमाई पे आपने डकैती की। जब आपने देखा कि जनता बहुत असहाय करके अब जनता आक्रोश व्यक्त कर रही है, तो फिर आपने तुरंत 2 स्लैब पे कर दिया। एहसान किए हो क्या? गलती मांग रहे हो। आज प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए कि हाँ। 8 साल तक देश के साथ जो हमने गलत किया उसकी माफी मांगते हैं, और कल से हम नवरात्र के शुभ दिन से हम हमारी गलतियों की दुरुस्ती कर रही है। एहसान मत कीजिए। और जीएसटी आपने 2 स्लैब का किया और धीरे से एक 40 का लगा दिया साथ में, तीसरा स्लैब। और आप मुझे बताइए क्या क्या खबरें छप रही है, वो बड़े बड़े हेडलाइन छप रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। अब रेलवे में 15 रुपए की बोतल 14 रुपए में मिलेगी, और छोटी बोतल 10 रुपए की 9 रुपए में मिलेगी। आशीष जी, 1 रुपए की क्या वैल्यू रह गई आज? आपके पास 15 रुपए है, आपने 5 का नोट और 10 का नोट दिया, 1 रुपया चेंज दे पाएगा वो बोलेगा मेरे पास खुले नहीं, मैं पानी नहीं देता। हाँ। हाँ। आपको रुपया छोड़ना होगा। 9 रुपए कैसे दोगे? 10 रुपए दोगे, 1 रुपए वापस लोगे उससे। वो बोलेगा मेरे पास खुले नहीं भैया, आप खुले लेके आइए, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, 9 रुपए लेके आइए, मैं आपको देता हूँ। और तो ये क्या आम एक व्यवहार बोरा, है भाऊ, दुकानों पे यही तो हो रहा एक है। यही हो हाँ। रहा है, तो क्या बोरा हाँ। लेके चले, या हाँ। टॉफियां इकट्ठा करें? हाँ। ये लिमिटेड की टॉफी पकड़ा देती है 1 रुपए की जगह पे, ये करें? आप प्रैक्टिकल बात नहीं करते। 15 रुपए की बोतल 10 रुपए की होती तो लोगों को पता पड़ता। हाँ। और हेडलाइन छप रही है। और ये छपने वाले, छापने वाले और बोलने वाले और दिखाने वाले कुपड़ जो है, इन्होंने कभी प्रैक्टिकल कभी किया नहीं ना, कभी जाके खरीदी नहीं ना बोतल। प्रधानमंत्री ने कभी 15 रुपए की बोतल खरीदी होती तो पता पड़ेगा कि 14 रुपए कैसे दिए जाते हैं। पता नहीं प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 साल में कितनी बार पेमेंट किया होगा कहीं पॉकेट में हाथ डाल के। मैं ये नहीं कहता कि वो फ्री की चीजें होती है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास लोग होते हैं, वो उनकी चीजों मुहैया करवाते हैं, वो खरीदते बेचते, उनके लिए खरीदते हैं। बेचने के लिए तो उनके लिए कोई किसी चीज की जरूरत नहीं। जब कोई चीज बेचनी होती तो पूरा देश ही बिक गया। तो जीएसटी के बारे में ये हाल है। अब उसके बाद क्या होगा? उन्होंने बिल्कुल कि हम
दुकानों के छापेमारी टीम हो जाएगी। दुकान यदि कोई जीएसटी का आगे बेनिफिट नहीं देगा तो, अरे भाई क्यों नहीं देगा बेनिफिट, जीएसटी का बेनिफिट? कई चीजें हैं आशीष। फिर अब क्या हो गया, वीजा आ गया। बहुत दिनों से आत्मनिर्भर भारत का तुनतुना बजा रहे हैं, और आपने एक बात कही, मैं पहली बार आपके बातों से सहमत नहीं हूं। आपने कहा कि प्रधानमंत्री तो आत्मनिर्भर है। अरे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर कहाँ है? वो ज्ञानेश कुमार पे निर्भर है। बिल्कुल, ज्ञानेश मैं अपनी कुमार बात नहीं हो, मानूंगा। हाँ, ज्ञानेश कुमार नहीं हो तो 180 पे आ जाइए, 160 पे आ जाइए। और अभी तक कई लोग जेल में होते, भ्रष्टाचार के मामले सब उजागर होते, तो जो जेल में भेजने की बात करते हैं वो सलाखों के पीछे होते। तो ये आत्मनिर्भर बात करने की आप, भारत को आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर कैसा होगा? मेरा किसान आत्मनिर्भर कैसा होगा जब आपने अमेरिकन कपास के लिए रास्ता खोल दिया? मेरा सोयाबीन उगाने वाला किसान कैसा आत्मनिर्भर होगा जब आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन का तेल अलाउड कर दिया? मेरा आत्मनिर्भर भारत कब होगा? जब एचपीसीएल क्रूड तेल लाता है रशिया से सस्ता मिला करके, लेकिन अडानी सेठ उसको बंदर पे अनलोड नहीं होने देते। कहां से होगा आत्मनिर्भर भारत? आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर ये बड़ा शब्द यूज करने से आपको लगता है कि आत्मनिर्भर हो गया? आत्मनिर्भरता के मायने क्या है? क्या स्कूली एजुकेशन पे आपने बजट बढ़ाया है? जीडीपी का कितना परसेंट आप एजुकेशन पे दे रहे हो? स्वास्थ्य सेवाएं और एजुकेशन, शिक्षा, ये आम आदमी के पहुंच के बहुत बहुत दूर गई है। मैं नहीं कहता हूं, भागवत जी कहते हैं, जिनको आपने वसुधैव कुटुंबकम का ध्वजवाहक बताया है, वो कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत कहां से होगा? चीन से आयात बंद कर दिया तो आपका मेडिकल सेक्टर फेल हो जाएगा, आत्मनिर्भर भारत होगा? आपने 11 साल में आत्मनिर्भर भारत करने के लिए क्या किया, ये बताइए। जो अमेरिका अपने तेजस के लिए, जो जनरल इलेक्ट्रिकल तेजस के लिए जो इंजन नहीं दे रहा है, रगड़ रहा है हमको, उसके साथ फिर इंजन देने का एग्रीमेंट किया क्योंकि अमेरिका के आका को खुश करना है। ये आत्मनिर्भर भारत है आपका? रशिया का S-400 सिस्टम नहीं होता तो हम कहां के कहां पहुंच गए होते, सिंदूर में लाले पड़ गए होते। आत्मनिर्भर भारत है आपका। आप सैनिकों के यहां अग्निवीर भर्ती कर रहे हो, सैन्य को आप पंगु बना रहे हो और बोलते हो कि हम आत्मनिर्भर भारत की नींव रखे। आत्मनिर्भर, ऐसा जोर से बोलने से आत्मनिर्भर नहीं होता। ये शब्द मत कहिए, कृति करिए, दिखना चाहिए आत्मनिर्भर भारत। आज आधा देश बाढ़ के नीचे है, 60% क्रॉप बाढ़ के नीचे है, जाते हुए बरसात में फिर ठोक के गया है। सोयाबीन पानी के नीचे, कपास पानी के नीचे, मूंगफली सड़ गई, अरहर के लाले पड़ गए, और आपने उसको एड्रेस करने के बजाय गाली दी, मेरे मां को गाली दी, मेरे मां को गाली दी करके आप पूरे देश में तांडव कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत कैसा होगा? ये किसान प्रधान देश है। जब तक इस देश का किसान आत्मनिर्भर नहीं होगा, क्या करते हो आप? जिस देश में प्रधानमंत्री को 6,000 रुपए का भीख देनी पड़ती हो किसान को जिंदा रहने के लिए, और जिस देश में 81 करोड़ लोग सरकार के 5 किलो अनाज पे जिंदा है, वहां उन्हें आत्मनिर्भर की बात करते हो आप? आपकी सरकार आत्मनिर्भर है? आपकी सरकार भी नीतीश कुमार और उसके बैसाखियों पे है। आत्मनिर्भर भारत, चंद जगह इतिहास को रफा दफा कर दिया, 3-4 जगह अपने जजेस चढ़ा दिए। एक बार्किंग ब्रिगेड रख दी कि जो लगातार सत्ता विपक्ष ने कुछ भी बात की तो उसको कंस्ट्रक्टिव दृष्टि से देखने के बजाय उसके ऊपर हल्ला बोलने के लिए। आत्मनिर्भर भारत ऐसा नहीं होता। आत्मनिर्भर की प्रयास किसने किए? जवाहरलाल नेहरू। जब देश आजाद हो गया तब स्थिति क्या थी, और जवाहरलाल नेहरू ने क्या क्या किया वो देखिए। आत्मनिर्भर भारत में एम्स ऐसे नहीं हुए टैक्स पेयर्स के पैसे से।
जब आत्मनिर्भर भारत में पहला एम्स बना तो किसी से जमीन दान में मांगी गई, छोला फैल के गए थे जवाहरलाल नेहरू, जमीन दे दो मुझे, जमीन दी तो मैं एम्स बना दूंगा, पैसे नहीं जमीन खरीदने के लिए। और किसी दरिया दिली परिवार ने जमीन दे दी तो एम्स खड़ा हो गया। और उसके बाद कभी कभी जीवन में जवाहरलाल नेहरू ने किसी भाषण में नहीं कहा कि मैंने एम्स बनाया, मैंने भाखड़ा नाम्बल बनाया, मैंने आईआईटी बनाई, मैंने इसरो बनाया, कभी नहीं कहा। रेलवे भारत की लाइफलाइन है आशीष जी। गरीब से गरीब आदमी कहीं जाना चाहता था तो रेलवे से जाता था, वही उसकी औकात थी। आज आपने वंदे भारत, फड़ा भारत, बुलेट ट्रेन, कौन जाएगा? धनपशु जाएंगे इनमें बैठ के। जो रेलवे है उसका तो सत्यानाश कर दिए, रेलवे का सत्यानाश कर दिया। सत्यानाश। खाली स्टेशन का नाम बदला, कितने, मैं उससे उससे जो अलग, चलिए नहीं, ठीक मैं है। ये आत्मनिर्भर का होगा एक गोला। दूसरा, ये लगातार अमेरिका का H1 वीजा पे बोलेंगे चिंता मत करो, हमारी बातचीत हो रही है, बहुत जल्दी निर्णय होगा। अभी वहां भदई में, वहां सूरत में हाहाकार मचा हुआ है, काम बंद बना भाई, ठप्प पड़ा हुआ है, ठप्प पड़ा है काम एक्सपोर्ट का। हीरो का काम बंद है, कारपेट का काम बंद है, टेक्सटाइल वाले हाहाकार कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन निकलेगा। अरे जल्दी कब? नहीं भाव 11 साल का आपका परफॉर्मेंस मालूम है? जल्दी कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता। नहीं, लेकिन कौन से मैं यही सेक्टर कह रहा में, हूँ मुझे बताओ, कि 11 कौन साल से में एक नहीं कर सेक्टर? मैं तो यही कहा 11 ना, साल में, 11 साल नहीं कर 20 पाया। साल, 20 साल इसीलिए तो और चाहिए। मैं राजनाथ वाले पे ले चलता हूँ, 20 साल। हाँ, ये सोचिए कि देखिए आशीष कैसे जी, बेशर्मी से कोई कह रहा है कि 20 साल। भाई मुझे एक बात बताओ, राजनाथ सिंह कौन होते हैं ये बोलने वाले? इस हम्म, देश की जनता तय करेगी किसको चुनाव में जितवाना है। हाँ राजनाथ सिंह जी क्या ज्ञानेश कुमार के भरोसे बोल रहे हैं क्या हाँ कि 20 साल यही रहेंगे? पार्लियामेंट्री बोर्ड नाम की कोई चीज नहीं है, सांसदों की कोई नहीं है, चाटुकारिता की हद होती है। राजनाथ सिंह 2029 तक, 39 तक बोलकर अपनी सीट कंफर्म कर रहे हैं कि कहीं बीच में डच्चू नहीं हो जाए। तो सुबह से शाम तक चरण भाट वो चरण गीत गाता रहता है। डिफेंस में क्या हो गया? राजनाथ सिंह इतना बात करे तो जरा बताए डिफेंस में नुकसान क्या हो गया? नुकसान पे तो कोई बात ही नहीं करता। पाकिस्तान से खबरें आती है कि हमने इतने मार गिराए, और यदि पाकिस्तान का हवाला देके कोई बात करेगा तो बोलिए पाकिस्तानी है। बताओ, पाकिस्तान के नेताओं की बात मानते हैं? और हाँ जब पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि हाँ, भारत ने दो पक्षीय के बीच में तीसरा पक्ष के लिए मना किया, तो वो महान हो जाता है। देखिए पाकिस्तान ने भी कहा, तब पाकिस्तान ने भी कहा। अरे जब चाहे तो पाकिस्तान अच्छा, जब चाहे तो पाकिस्तान बुरा। तुमको सूट होता है तो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बहुत बड़ा हो गया, यदि तुमको सूट नहीं होता तो वो पाकिस्तानी दुश्मन हो गया। उसकी बात को कैसा मान रहे हो? मतलब इतना बच्चा समझ रखा है इस देश के लोगों को, मूर्ख लेके समझ रखा है। बस आप ही को आता है, बाकी लोगों को कुछ सोचना नहीं आता है, दिमाग में गोबर भरा हुआ है, गोमूत्र सिर्फ आप ही पी रहे हो। बताओ। तो कुल मिलाकर उन्होंने ये इस लोकतंत्र के और संविधान का अपमान किया। संविधान, चुनाव संविधान का एक अंग है, उसके लिए चुनाव आयोग है, और चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं, और 5 साल बाद देश तय करता है। ये एक अच्छी प्रोसेस है। अब हमको मालूम नहीं था कि जो संस्थाएं हैं, स्वायत्त संस्थाएं, वो इतने नीचे गिर जाएगी। और उनको विश्वास है ज्ञानेश कुमार पे, इसलिए उन्होंने कहा कि 39 50 95 तक व्हील चेयर पे चलेंगे प्रधानमंत्री जी। ऐसा भी समय आ सकता है कि व्हील चेयर पे नरेंद्र मोदी जी आए लाल किले पे, उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकले, और साथ में कोई आके उनका भाषण पढ़ के जाए। ये भी हो सकता है, क्योंकि जब तक ज्ञानेश कुमार है, जब तक राजनाथ जैसे लोग हैं, राजनाथ को किसने अधिकार दिया? या उपराष्ट्रपति के
खिलाफ साइन करवाने के लिए इनके कमरे का उपयोग किया, तो इनको लगने लगा है कि अब देश मैं ही चला रहा हूं। मगर मतलब इसमें मोहन भागवत की भी कोई औकात नहीं रहेगी, संघ की कोई औकात नहीं रहेगी, इस देश के जनता की कोई औकात नहीं रहेगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की कोई औकात नहीं रहेगी, जो सांसद चुनाव जीत के आएंगे उनकी कुछ नहीं है, एनडीए के पार्टनर्स को कोई पूछ नहीं रहा है।